स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल समथिंग न्यू पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का क्या नियम होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परमाणु क्या होते हैं, कितने बड़े होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, अणु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, तत्वों के अणु के बारे में जानेंगे, यौगिकों के अणु के बारे में जानेंगे। उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे, सरल यौगिकों के सूत्र लिखना सीखेंगे, आणविक द्रव्यमान क्या होता है इसको जानेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो कि हम देख चुके हैं परमाणु एवं अणु है, तो आगे बढ़ देखते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। अब परमाणु सबसे पहले किसने कहा? महर्षि कणाद ने। अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम परमाणु शब्द का यूज किसने किया या परमाणु शब्द को बताया किसने? महर्षि कणाद ने बताया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियुसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक एंटोनियो एल लेवाजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। लेवाजिए ने रसायन विज्ञान के दो महत्वपूर्ण आधारों को दिया, रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए, जो कि पहला उसमें से फर्स्ट है रासायनिक संयोजन के नियम में ही फर्स्ट हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम लेवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। फर्स्ट है उसमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हम अक्सर यूज करते हैं और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवाजिए और प्राउस्ट ने मिलकर दिया था। जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? अब देख लेते हैं। यहाँ एक्टिविटी 3.1 दी गई है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। निम्न x एवं y रसायनों का एक युगल लीजिए। x कॉलम ये है, y कॉलम यहाँ दिया गया है। इसको देख लेते हैं। x कॉलम में फर्स्ट है कॉपर सल्फेट, y में है x कॉलम में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड
और लेड नाइट्रेट है। इसको देख लेते हैं। वाई कॉलम में है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आगे कहते हैं एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किस एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयन में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। यहाँ आपको एक्टिविटी का फिगर दिया गया है। वाई कॉलम में से कोई एक विलयन लेना है एवं यक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। मतलब बड़े वाले, ये जो बड़ा वाला फ्लास्क है इसमें वाई का लेना है विलयन, वाई कॉलम में से कोई एक विलयन लेना है। और ये जो छोटी परख नली दिख रही है आपको, इसमें एक्स कॉलम में से कोई एक विलयन लेना है। आगे कहते हैं छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क यहाँ पे दिखाया गया है, इसके इस बीकर को बंद कर देना है कॉर्क से। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क फिगर 3.1 की भात लगाइए। आगे कहते हैं यहाँ फिगर 3.1 वही दिया गया था, उसी के बारे में बोला गया है। वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई यक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका परख नली का जो मुख है इसको बाहर ही थोड़ा ऊपर ही रखा गया है, इसके जल में एकदम नहीं डुबोया गया है, नहीं तो ये दोनों मिश्रित हो जाते, वही उसको अलग रखा गया है। आगे देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। क्या हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। सेकंड पॉइंट है स्थिर अनुपात का नियम। लैवाज़िए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेशियो में ले लेंगे तत्वों को, उनका अनुपात निश्चित होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 1:8 होता है। अगर आप जल जो कि एक यौगिक है उसे लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है हमेशा उसके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुपात सदैव 14:3 होते हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 14 होती है, और इसकी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो उनकी क्या हो जाएगी, 3। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, 14:3 होता है। 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट था स्थिर अनुपात का नियम, मतलब कोई भी यौगिक आप लेते हो उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक, ये प्राउस्ट का कथन है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यहाँ पे जॉन डाल्टन के बारे में कुछ दिया गया है, उसको जरा देख लेते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद एक
स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? अगर क्वेश्चन बने परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को दिया था, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय दार्शनिकता माना जाता था, मतलब ये साइंटिफिक नहीं था, वो फिलॉसफिक एक नेचर माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, जो कि रासायनिक संयोजन अभी हम 2 पॉइंट ऊपर पढ़े हैं। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, उसी पर इनका विचार आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। डाल्टन ने बताया था, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्यतम कण होते हैं, जो कि आज आप आगे पढ़ेंगे उसमें और भी कण होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। फिफ्थ है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि स्थिर अनुपात में होना चाहिए, किसी भी रेशियो में हम तत्वों को नहीं ले सकते यौगिक बनाने के लिए। सिक्स पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे कण विद्यमान होते हैं, जबकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी और आप चैनल पे आपको बाद में देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आगे है, परमाणु क्या होते हैं? आइए परमाणु के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के एक समूह से एक इमारत निर्मित होती दिख है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु है। अगर पूछा जाए सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या है, जैसे हमारी शरीर का अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछा जाता है तो कोशिका कहलाती है, उसी प्रकार से सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं इसके बारे में देखते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक सिक्के ऊपर एक चट्टान के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट जितनी मोटी परत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए कई परतों रखने के बाद भी हम बहुत ही पतली परत पाएंगे। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं, क्योंकि मीटर से काफी वो छोटा होता है। यहाँ पे कुछ मेजरिंग स्केल दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻10। ये परमाणु की है, नाभिक की नहीं है। परमाणु के अंदर के नाभिक की नहीं, ये परमाणु की है। अगर यही नाभिक होता तो उसका कितना हो जाता है? 10⁻⁻15 होता है।
ये नाभिक का, क्योंकि 10⁵ गुना जो होता है नाभिक छोटा होता है परमाणु की त्रिज्या से, नाभिक की त्रिज्या छोटी होती है। आगे देखते हैं, जल का दिया गया है 10⁻⁹ जल के परमाणु की त्रिज्या। हीमोग्लोबिन अणु जो कि आपके ब्लड में होती है 10⁻⁸ दिया गया है। रेत कण का दिया गया है 10⁻⁴ त्रिज्या दी गई है। चींटी की दी गई है 10⁻�3। सेब का दिया गया है 10⁻⁻⁻1। आगे देखते हैं, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे वहां विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, सिलिकॉन की सतह दी गई है, उसका प्रतिबिंब दिया गया है, इसके परमाणुओं को आप देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है, अब उनके प्रतीक के बारे में, सिंबल क्या होता है, परमाणुओं के लिए क्या यूज करते हैं उसको देखेंगे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, जबकि आगे देखते हैं ऊपर, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है, मतलब उसका सिंबल उनके नाम से ही पहले एक या दो लेटर लेके बना दिए। जैसे हाइड्रोजन को हम देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन का सिंबल दिया गया है, कार्बन का सिंबल दिया गया, और हाइड्रोजन का वो वैसे हम लिखते क्या है, H लिखते हैं, और कार्बन के लिए C लिखते हैं, ऑक्सीजन का O लिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया और यहाँ सिंबल दिया गया है इनका कि कैसे ये तत्वों को दिखाया जाता है। डाल्टन द्वारा, ये किसके द्वारा था, डाल्टन के द्वारा था। आगे है, प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे, मतलब उनका नाम उसी आधार पर रख दिया गया था जहां वो पहली बार उन्हें प्राप्त किया गया था। आगे है, उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, मतलब उनके रंगों के आधार पर कुछ तत्वों का नाम रख दिया गया। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करें तो H कैपिटल होता है, H कैपिटल लिखते हैं, और सेकेंड लेटर जो होता है E हम उसको स्मॉल में लिखते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल होता है। आगे है एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है, हाइड्रोजन का प्रतीक दिखाया है, एल्युमिनियम का दिखाया है। एल्युमिनियम को AL लिखते हैं, L स्मॉल है, A कैपिटल है, A और L दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। आगे है कोबाल्ट को CO लिखते हैं और O को स्मॉल लिखते हैं, ये नहीं कि दोनों कैपिटल में। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप क्लोरीन ये हो गया पहले, और इन्होंने कहा कुछ आगे और बाद वालों को उठाते हैं, जैसे जिंक। ये नहीं है कि जिंक तो ZIN से लिखते हैं ना, अगर हम जिंक लिखते हैं तो ZI लिखते हैं, ये नहीं कि पहला ही दूसरा लेटर उठा लिया उन्होंने, यहाँ पे अलग अलग उठाया है। मतलब इस तरीके से भी अलग अलग प्रतीकों को अलग अलग तरीके से रखा गया है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लौ का प्रतीक Fe जो उनके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया था। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम
एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। एक नाम और एक रासायनिक प्रतीक होता है। यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया, उनके तत्वों के नाम दिए गए हैं और उनका प्रतीक दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसको लर्न कर लीजिए। और आसान, मतलब बहुत बड़े वाले नहीं दिए गए हैं, स्टार्टिंग के ही कुछ दिए गए हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। अक्सर पूछा ही जाता है इसको। आगे देख लेते हैं। आगे है, जब कभी आप तत्वों को अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई, मतलब आप कभी यूज करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। आगे देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान। अब हम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। आगे देखते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इसे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। मतलब किसी भी एक तत्व का किसी एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना कठिन था, तो इसलिए सापेक्ष कंपैरिजन में उन्होंने निकालना तय किया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 कार्बन तथा 4 ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था इन्होंने। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मतलब अगर कार्बन अपने द्रव्यमान से, जिसका द्रव्यमान 4/3 गुना ज्यादा होगा, उससे संयोजन कर रही है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ इन्होंने कहा कि 4/3, उससे करने के लिए प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे। परमाणु द्रव्यमान को किससे लिखते थे? पहले AMU से लिखते थे। लेकिन आगे क्या होता है, आगे इन्होंने, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन तत्व द्वारा इसको जो U यहाँ पे इन्होंने यूज किया, U क्यों यूज किया है? यूनिफाइड द्रव्यमान, इसको इसके प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब पॉइंट में किसी चीज को लिखना, उससे अच्छा लगभग पूर्णांक में लिख देंगे। जैसे अगर 1.9 समथिंग करके है, अगर कोई चीज 1.9 है तो इसका लगभग कितना हो जाएगा? इसका लगभग 2 मान लिया जाएगा, 2 मान लिया जाएगा। इसको 1 पॉइंट लिखने से अच्छा इसको पूर्णांक में लिखेंगे, ये लगभग पूर्णांक पे कह रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान को इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। इन्होंने पहले क्या किया गया था? पहले ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया था। 2 कारणों से। क्यों लिया था उसका कारण भी दिया गया है। इसे सुसंगत समझा गया था। इसके 2 रीजन थे। ऑक्सीजन, पहला है ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन समस्थानिक आइसोटोप, अभी आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं लेकिन उनकी
द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से बनती है, उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जो परमाणु संख्या होती है वो उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, वो जो उनकी परमाणु क्रमांक होता है वो उनके प्रोटॉनों की संख्या होती है। और जिनका प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के, अब पहले तो ऑक्सीजन को लिया गया था, उसके बाद क्या किया गया? कार्बन 12 के इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था 1961 में। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/16वें भाग में, वहां ऑक्सीजन का 1/16 क्यों था? क्योंकि उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है ऑक्सीजन का, और कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। इसीलिए 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए, मतलब उसको कंपैरिजन में रख के लिया गया। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है कि उसके पास कोई जैसे किलोग्राम या ग्राम ऐसी कोई यूनिट नहीं है, कोई मानक इकाई नहीं है उसके पास, तो बेच रहा है। तो वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, मतलब उसके पीछे ग्राम या किलोग्राम कुछ नहीं लगा है, इकाई बोल रहा है, वो यूनिट बोल रहा है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई, दोनों में से कोई भी, वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। मतलब एक कंपैरिजन मिलेगा ना कि ये इसके बराबर है, इसी के बराबर हम सबको दे रहे हैं, जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। यहाँ फिगर दिया गया उसी को कह रहे हैं कि B 12 टुकड़े, C तरबूज का 1/12वां भाग, D तरबूज के टुकड़ों का, यहाँ ABC करके फिगर दिया है ना, उसी को कह रहे हैं ABC उसी का कह रहे हैं। आगे इसी की एक्सप्लेन किया है इन्होंने। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर कोई यूनिट नहीं, यहाँ पे कार्बन को यूनिट को कार्बन का 1/12वां भाग यूनिट के तौर पे रख रहे हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। ये औसत है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं उनको भी लिया जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है। कैल्शियम का 40। ये आपको परमाणु द्रव्यमान कुछ तत्वों के दिए गए थे, इंपॉर्टेंट है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इसको देखते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं। मतलब परमाणु जो हैं वो अणु या आयन बनाते हैं, और अणु और आयन जो हैं अधिक संख्या में मिलकर द्रव्य बनाते हैं, यानी पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं तथा छू सकते हैं। आगे देखते हैं, अणु क्या होते हैं? परमाणु मिलकर अणु या आयन बनाते हैं, ठीक है। अब अणु क्या होते हैं? साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि अणु क्या होते हैं। साधारणतया ये डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि अणु क्या होते हैं। साधारण ये डेफिनेशन हो जाएगा अणु का कि साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं।
अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। परमाणु हम देख रहे थे कि स्वतंत्र रूप में नहीं रह पा रहे थे, कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह पा रहे थे तो वो अणु बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया अणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। आगे है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, मतलब जिस यौगिक का वो है उसकी क्वालिटी को भी दिखाता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अणु जो है एक ही तत्व के परमाणु मिलकर बना सकते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु भी मिलकर अणु का निर्माण कर सकते हैं। अब तत्वों के अणु क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, मतलब एक तत्व के अणु जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, अलग अलग परमाणुओं से नहीं। आर्गन जैसे कि हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व में के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। आर्गन और हीलियम जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो केवल एक परमाणु है लेकिन वो अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जिसमें 2 अणु होते हैं उसको क्या कहेंगे, द्विपरमाणुक अणु। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु हो, जिसको हम ओजोन भी कहते हैं, परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे त्रिपरमाणुक अणु। किसी अणु की, आगे देखते हैं, संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए परमाणुकता क्या होती है तो कहते हैं किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। यहाँ कुछ तत्वों की परमाणुकता दिखाई गई है, मतलब अधातुओं के तत्वों के प्रकार, ये सब अधातुएं हैं। ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे कहा गया है कि ऑर्गन जो होती है एक परमाणु होती है, ऑर्गन AR जो कि अभी आपने देखा वही था। हीलियम जो होता है, हीलियम एक परमाणु होता है, हीलियम एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है, O2 द्विपरमाणु होता है, ये O2 द्विपरमाणु होता है। हाइड्रोजन द्विपरमाणु होता है, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, 2 परमाणु होता है, द्विपरमाणु होता है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है, क्लोरीन द्विपरमाणु होता है, गैस है ये सब। फास्फोरस मतलब ये द्विपरमाणु मतलब अणु के रूप में रहते हैं वातावरण में। सल्फर बहुपरमाणुक है, सोडियम एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणु है, एल्युमिनियम एक परमाणुक है। ये धातुएं हैं, ये सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर ये धातुएं हैं। एल्युमिनियम एक परमाणुक होता है, कॉपर एक परमाणुक होता है। अब यहाँ पे हम तत्वों के अणु के बारे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे यौगिकों के अणुओं के बारे में। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 3.4 नीचे दी गई है सारणी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कुछ यौगिकों के अणु, ऊपर दिया गया था तत्वों के अणु, अब यहाँ यौगिकों के अणु दिए गए हैं। यौगिक जैसे कि जल, इसमें क्या होगा, संयुक्त तत्व कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके द्रव्यमान का रेशियो क्या होगा, 1:8। अमोनिया जो कि NH3 होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका रेशियो क्या होता है, 14:3 होता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, और इसका रेशियो क्या होता है, 3:8 होता है। 3.2 दी गई है, देख लेते हैं। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए
सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए, जो ऊपर हमने देखा है अभी। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे उनमें किसी भी यौगिक में जो तत्व मौजूद है उनका रेशियो निकालना है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको जल का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। तत्व दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल जो कि यौगिक है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उनका द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है, एक, और ऑक्सीजन का क्या दिया गया है, 8। क्यों? क्योंकि हम H2O लेते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान जो है, ऑक्सीजन का O का द्रव्यमान जो है 16 है, लेकिन यहाँ 8 क्यों लिया गया है? क्यों? देखो परमाणु द्रव्यमान 16 दिया गया है क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और एक हाइड्रोजन के साथ अगर देखा जाए तो आधा ऑक्सीजन 0.5 के जरिए जुड़ रहा है, तो उसका 16 का हाफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 8 दिखाया गया। द्रव्यमान रेशियो निकाला जाएगा क्योंकि जब आप H2O लेते हैं तो 2 रेशियो निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का 16 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आएगा, वही दिया गया है यहाँ पे। परमाणु द्रव्यमान जिसकी इकाई U इन्होंने दिखाई है। आगे देखते हैं, द्रव्यमान अनुपात बाई परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे वो रेशियो निकाल के दिखाया गया, वही जो हम यहाँ पे बता रहे थे। आगे है सरलतम अनुपात, मतलब हाइड्रोजन 2 लेंगे और ऑक्सीजन 1, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए। आगे चलते हैं। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O क्या है, 2:1। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन है तो उस पे 2 हाइड्रोजन है तो उस पे कितना लेंगे, ऑक्सीजन 1 लेंगे। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखते हैं आयन क्या होता है, आयन के बारे में देखते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। आगे है, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन यानी एनायन कहते हैं। धन आवेशित आयन को धनायन यानी केटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि साधारण नमक होता है को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन Cl- संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी करेंगे कि आयन बनते कैसे हैं। यहाँ टेबल दिया गया है 3.5, कुछ आयनिक यौगिकों में जैसे दिया गया आपको कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन होता है। तत्व कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, और उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, 5:2 होता है। आगे देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम का क्या होता है, 40 होता है। आप जानते हैं कैल्शियम का 40 होता है, और ऑक्सीजन का 60 होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 8 से, तो 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, तो यही तो हो गया, यही रेशियो यहाँ पे दिया गया। आगे है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या क्या होता है, मैग्नीशियम एवं सल्फर होता है, और इनके द्रव्यमानों का रेशियो क्या होता है, 3:4 होता है। आगे है सोडियम क्लोराइड। सोडियम एवं क्लोरीन होता है उसमें। सोडियम NaCl यानी कि सोडियम NaCl, यहाँ सोडियम भी एक है और Cl भी, क्लोरीन भी एक है। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 23, और क्लोरीन का क्या होता है, 3.5, जो कि उसके आइसोटोप और उसका रेशियो होता है। रेशियो से ही हम व्यक्त करते हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट लिखना आसान नहीं होता है। रासायनिक सूत्र लिखना। अब हम वही रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिक के रासायनिक सूत्र सफलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं।
इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए, मतलब उनकी बैलेंसी हमें मालूम होनी चाहिए। बैलेंसी क्या होती है? मतलब किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसी को बैलेंसी कहते हैं। मतलब वो अगले तत्व से को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ले सकता है उसी को उसकी वैलेंसी कही जाएगी, संयोजन क्षमता कही जाएगी। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब कितनी शक्ति है उसकी अगले तत्व से जुड़ने की, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। आगे है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों का टेबल दिया गया है, उनकी वैलेंसी भी दिखाई गई है। देख लेते हैं आयन। यहाँ आयनों के नाम हैं, यहाँ पे उनका सिंबल है कि उनको दिखाते कैसे हैं, उनका आधात्विक तत्व, उसमें कौन सा अधातु मौजूद है, यहाँ पे फिर उनका सिंबल दिया गया है। यहाँ आधात्विक तत्व के सिंबल दिए गए हैं, यहाँ पे फिर सिंबल दिया गया है, यहाँ पे फिर बहुपरमाणुक आयन दिए हैं, इसमें आधात्विक तत्व इसका दिया गया है। आगे देख लेते हैं। जैसे पहला दिया गया है, फर्स्ट क्या है, जिनकी संयोजकता एक है, कौन कौन सी? सोडियम है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? एक होती है। उनका संकेत दिया गया है, Na+ लिखा जाएगा। और पोटेशियम है, पोटेशियम की भी वैलेंसी एक होती है, उसको भी K+ लिखते हैं। सिल्वर है, सिल्वर की भी बैलेंसी एक होती है, Ag+। प्लस क्यों लगा है? क्योंकि वो एक दे सकते हैं, एक देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं अगले को, जो अगर वो लेते तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता। ये देखते हैं, आगे देख लेते हैं। कॉपर है, कॉपर का भी दिया गया है Cu+, ये भी एक इस पे +1+ चार्ज है, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे और दिए गए हैं जिनकी वैलेंसी 2 है, उन पे 2+ चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H+ में आता है, और हाइड्राइड जो होते हैं वो H- में आता है, क्योंकि ये एक लेता है फिर वहाँ पे। क्लोरीन जो होता है, क्लोराइड जो होता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और सिल्वर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिल्वर दे रहा है और क्लोरीन ले रहा है, यहाँ पे उसी चीज़ की बताइए। सोडियम हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्राइड, सिल्वर क्लोराइड, मतलब ऐसे कुछ बनते भी हैं यौगिक अणु, उनको बताया गया है यहाँ पे, उनके संकेत दिए गए हैं, ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। बहुपरमाणुक आयन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे मतलब जिनके पास 1 या 2 थे। यहाँ अमोनिया जो है केवल एक तत्व से नहीं बना होता है, एक से नहीं बना होता है। यहाँ पे NH4, इसको साथ में अमोनिया कहेंगे, इसलिए इसको बहुपरमाणुक आयन कहेंगे, मतलब बहुत परमाणुओं के साथ है और इस पे तब आयन है। आयन मतलब इस पे चार्ज है। आगे देखते हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उनकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार से ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को ऑक्सीजन तथा मानव को हाइड्रोजन से निरूपित करें, क्योंकि क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? अभी देखिए, यहाँ पे वैसे तो ऑक्सीजन का हम जानते हैं 16 होती है द्रव्यमान संख्या, और हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ऑक्टोपस के पास 8 होती है। यहाँ पे उसी को मानना है हमें। ये ऑक्सीजन जो है, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसको ऑक्सीजन को ऑक्टोपस और हाइड्रोजन को मानव माना गया है, मानव को हाइड्रोजन माना गया है। तो क्या आप इसकी संयोजकता के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? बिल्कुल प्राप्त करेंगे। पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करिए। कितने मानव पकड़े जा सकते हैं? अगर उसके पास 4, जैसे वहां पे 8 था, 8 थी, तो 8 जो है, अगर एक मानव के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 8 से वो कितने पकड़ सकते हैं? 4 ही तो पकड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें OH4 प्राप्त होगा।
सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणु आयनों की संयोजकताएं दी गई। ऊपर जो हमने पढ़ा, संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों को पालन करना चाहिए। यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, कैसे रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसका पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग में से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। मतलब पहले मेटल को लिखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को लिखते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम क्या है आपका, धातु है, तो उसको पहले लिखते हैं। ऑक्सीजन जो है आपका अधातु है, तो वो उसको पीछे लिखा है। वही एग्जाम्पल आपको दिया गया है। सोडियम क्लोराइड, जैसे यहाँ पे सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। आयरन सल्फाइड, आयरन जो है आपका धातु है, सल्फर जो है अधातु है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो है आपकी धातु है, ऑक्सीजन अधातु इत्यादि। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं, उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, इसका आयन बाहर लिखा गया है, इसको कोष्टक में लिखा गया। यदि बहुपरमाणु आयन की संख्या 1 है तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए NaOH, यहाँ पे अगर आयन एक ही है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है कि OH1, ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है। ये समझा जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुपरमाणु है, जैसे कि आयन 2 हैं, जैसे कि यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता, तो यहाँ पे आप कुल ब्रैकेट के बाहर 2 उसका आयन दिखाना पड़ता। वही चीज बताया गया है। आगे देखते हैं, सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के रूप में कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको बैलेंसी दी गई है, जो दिखाया गया है, कि आप वहां से देख सकते हैं कि इसकी बैलेंसी कितनी होती है। जैसे हाइड्रोजन की 1 थी, क्लोरीन की -1 थी, तो वहां से आप यौगिकों को सूत्र लिखने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए दिया गया है, कुछ रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, तो उसका आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्लोरीन के 1 से ऐड होता है। और क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों में बैलेंसी बनती है, तो दोनों बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे देख सकते हैं आप। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड की सूत्र। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, सल्फर यहाँ पे 1 रहता है। आगे देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र, CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं। आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमें 2 क्लोरीन की जरूरत होगी। क्योंकि क्लोरीन 1 ही लेता है, तो हमें 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। वही चीज यहाँ पे कहा गया है। आगे देखते हैं, क्या आप मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो यही अभी हमने लिखा। हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। मतलब ऊपर जो ये ऐसे क्रॉस करके, ये सब क्रॉस करके ऐसे वही बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त करते हैं। नॉर्मली हम MgCl2 लिखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र दिया भी गया है, MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए
2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। MgCl2 में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे Mg के ऊपर 2+ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे नॉर्मल दिखाया गया है, वहाँ पे आयनों को नहीं दिखाया जाता। जैसे कि यहाँ दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आगे है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसी आणविक सूत्र लिखने के लिए। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, मतलब कैल्शियम की भी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का आपने सुना होगा। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, अब यहाँ पे बहुपरमाणुक आयनों का यौगिक दिखाया गया, उनका केमिकल फॉर्मूला दिखाया गया। सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3 का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH टेकन ट्वाइस का यहाँ पे दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH टेकन ट्वाइस है ना कि CaOH2। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जब बहुपरमाणु के जो आयन एक से ज्यादा होता है तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं रासायनिक सूत्र के नियम के हिसाब से। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ते हैं, OH समूह 2 जुड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो अल्कोहल का होता है OH समूह जो हम जानते हैं, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का यहाँ सूत्र दिया गया है NO2CO3 का। उपरोक्त उदाहरण में यहाँ पे इसकी बात हो रही है। कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। मतलब कार्बोनेट ये पूरा CO3 पूरा, जैसे कि CO3 एक ही है। ऐसा नहीं है कि CO3 हम 2 यूज करे हैं तो इसके बाहर लगाते हैं, नहीं, यहाँ पे एक ही है इसलिए हम उसके बाहर कोष्ठक का यूज नहीं करते हैं। अमोनियम सल्फेट की बात कही गई है। फॉर्मूला दिया गया है NH4 टेकन ट्वाइस SO4। यहाँ पे देखिए NH4 अमोनियम का जो है 2 लिया गया है, 2 परमाणु लिया गया है, 2 अणु लिया गया है, इसलिए 2 बाहर कोष्ठक के बाहर लिखा भी गया है। आगे है क्वेश्चन, इसके लिए आपको जैसा कि कहा जाता है कि वीडियो मिल ही जाएगी, अलग से बना दिया जाएगा। आगे देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा, मतलब 3.2 में जो आगे पढ़ा है हमने, की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान U द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब वो एवरेज होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक अणु किसी एक तत्व का होगा, वो सभी परमाणु किसी एक परमाणु का उसमें नहीं होगा। उस द्रव्यमान में जितने भी परमाणु होंगे उन सब का एवरेज निकाल के ही उसका सापेक्ष द्रव्यमान निकाला जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त करते हैं। उदाहरण दिया गया है 3.1 करके एग्जाम्पल दिया गया है। जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, और बी में दिया गया है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के A को सॉल्व कर रहे हैं, 3.1 के A को सॉल्व कर रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अतः जल जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना 2, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 8U हो जाएगा। जल का हो गया ये। आगे नाइट्रिक अम्ल का ऐसे निकालना है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है,
और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, आप ये भी जानते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन है कितना 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, बाकी सबको ऐड कर देंगे, 63U आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। और जल का कितना आया, जल का आया 18U आ गया है आपका आंसर। आगे देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, मतलब उसमें जितने भी परमाणु हैं उनके सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं, उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, जो कि उसके आइसोटोप्स का भी रेशियो होता है। यहाँ पे क्लोरीन भी एक है, सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो दोनों 23 और 35.5 को ऐड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 58.5U। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया है, सूत्र इकाई द्रव्यमान हमने कैलकुलेट कर लिया है। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का दिया गया है, देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 3.2 कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 का निकालना है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। और कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 1 है, क्लोराइड 2 है, तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 40 में एक ही कैल्शियम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा 40 और 71 दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 111, यानी कि 111U आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, परमाणु एवं अणु, मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है, इसको देख लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों की निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। हमने 2 नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ये 2 नियम यहाँ पे दिए गए हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है, तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। आगे है, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, आगे है पॉइंट, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जो कि हमने अंदर पढ़ा है चैप्टर में। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब जैसे कि HCl अगर हम लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन का भी एक है, क्लोरीन का भी एक है, उनकी संयोजकता पे ही तो डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।